हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज जो हम लोग करेंगे वो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आया है उस प्रश्न को आज हम लोग कवर करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। बच्चों, पूरे वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक देखने को मिलेगा, इसलिए पूरे वीडियो को अंतिम समय तक देखिएगा। हर एक प्रश्न एग्जाम ओरिएंटिक प्रश्न होगा, इसलिए सारे प्रश्न को बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा और देखिएगा। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आता है। प्रश्न है बच्चों कि किस प्रकाश में प्रकाश की स्रोत सामने से रुकावट देखने में क्या बनता है, बताइए। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छाया बनता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, 0 या 50 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर या अनंत। तो बच्चों, समतल दर्पण पर जो फोकस दूरी होती है वो आपकी अनंत होती है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, -1 डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर या 1 डायोप्टर या 2 डायोप्टर। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 डायोप्टर, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, बताइए। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होती है कैसी, भिन्न भिन्न, समान, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस किसी का भी आपको आंसर पता है कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर या मात्रक विहीन। तो याद रखना बच्चों, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक जो है वो मात्रक विहीन होगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, बताइए। आपके ऑप्शन है कांच, हीरा, बर्फ, वायु। तो जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है इन चारों ऑप्शन में कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक अभिसारी लेंस बनाता है, क्या बनाता है बताइए। एक अभिसारी लेंस सदैव वास्तविक प्रतिबिंब, सदैव आभासी प्रतिबिंब, कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब, इनमें से कोई नहीं। तो एक अभिसारी लेंस जो है वो कभी आभासी तथा कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आकाश का नीला रंग किस परिघटना का परिणाम है, अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का नीला रंग किस परिघटना का परिणाम है, तो परिकीर्णन के कारण। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चों आगे देखिए, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है लाल, नीला, हरा, इनमें से सभी। तो याद रखना, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो है डी ऑप्शन, इनमें से सभी। ठीक है, आगे देखिए, वृहत संख्या प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ होती है, कॉर्निया में, पुतली में, रेटिना में, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, वृहत संख्या में प्रकाश की सुग्राही कोशिका कहाँ होती है बच्चों, तो रेटिना में। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, दूरदृष्टि के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बच्चों, दूरदृष्टि के दोष के लिए जो है हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर निकट दृष्टि आता तो हम लोग अवतल मारते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है, मतलब मानव के नेत्र पर किसी वस्तु की छवि कितनी देर तक बनती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1/16 सेकंड तक। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन मात्रक वाट के बराबर है। अगर मैं दो ही ऑप्शन बोलूं ये और ये तो क्या होगा, निम्नलिखित में कौन मात्रक वाट के बराबर है, तो जूल/सेकंड। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 100 यूनिट, 10 यूनिट, 1 यूनिट, इनमें से कोई नहीं। 1 किलोवाट घंटा जो है बच्चों वो 1 यूनिट के बराबर होता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट, वाट, जूल, न्यूटन। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, बताइए। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा वाट। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए, एक
किलोवाट आवर, 1 kWh, 1 kWh किसके बराबर होता है बताइए। तो याद रखना बच्चों, यह जो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न। बताइए, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का प्रतिपादन किसने किया? मैक्सवेल, आइंस्टाइन, फ्लोमिंग, ऑस्ट्रेड। तो बच्चे दाएं हाथ के अंगूठे का प्रतिपादन जो है फ्लोमिंग ने किया। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, विद्युत धारा किस सिद्धांत पर कार्य करती है? चुंबकीय, रासायनिक, उष्मीय, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये उष्मीय यानी तापीय पे करती है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 1 MA यानी 1 MPa बराबर किसके बराबर है? 1 MA किसके बराबर है? तो याद रखना 10⁻⁻6 के बराबर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ना चाहना चाहिए किसे? श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम में, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक को जोड़ा जाना चाहिए श्रेणी क्रम में। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? लोहा, चांदी, नाइक्रोम, तांबा। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक हीटर का कुंडली बनाने में हम लोग नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? NH3, O2, N2, CO2। निम्नलिखित में ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। इनमें कौन जीवाश्म ईंधन है? फॉसिल फ्यूल्स कौन है बताइए? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला या उपयुक्त सभी। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है बताइए। तो बच्चों ये जो डी ऑप्शन यानी कि प्राकृतिक, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और कोयला, ये सभी क्या है? ये जीवाश्म ईंधन है। आगे देखिए, सूर्य तथा अन्य तारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, और दो ऑप्शन है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सूर्य तथा अन्य तारा द्वारा उत्सर्जित जो विशाल ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बच्चों क्लास अगर अच्छी लग रही है तो ऐसे क्लास और आगे बनी रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी बनी दबा दीजिए ताकि हर एक क्लास बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाए। ये बताइए, टिहरी बांध का निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, इनमें से सभी। टिहरी बांध का निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनमें से सभी। डी ऑप्शन, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति। ठीक है, आगे देखिए, खिलौना किस सेल का उपयोग होता है? डेनियल सेल, सौर सेल, सूखा सेल, इनमें से कोई नहीं। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है बच्चों? तो ये होता है सूखा सेल। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है बताइए? ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? वो होती है हाइड्रोजन। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों, कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मतलब जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस सी, जिंक प्लस CO, ये किस प्रकार का अभिक्रिया हो रहा है? क्या ZnO उपचेत हो रहा है, या कार्बन अपचेत हो रहा है, या कार्बन उपचेत हो रहा है, या इनमें से कोई नहीं बताइए। तो बच्चों सी ऑप्शन, कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है बताइए? N2, SO2, H2, CO2। क्या होगा राइट आंसर? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देता है? CO, CO2, O2,
Cl2। बताइए। तो बाबू राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वह गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, ये रहा। निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है? बताइए, निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है? तो बच्चों इन चार ऑप्शनों में देखिएगा तो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका बुझा हुआ चूना है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। दंत मंजन प्राय होता है, दंत मंजन में क्या होता है? बताइए, क्या वो अम्लीय होता है, क्या वो लवण युक्त होता है, क्या वो क्षारीय होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा बच्चों, दंत मंजन जो है वो क्षारीय होता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल? तो बच्चों नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल दूध में होता है, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में होता है, एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? 4, 5, 8, 10.5? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10.5 होता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जस्ता अयस्क है किसका? बॉक्साइट का, सोडियम क्लोराइड का, सिनेबार का, जिंक ब्लेड का? जस्ता अयस्क है जिंक ब्लेड का। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वह इनमें से वह धातु कौन है? Fe, Cu, Au, Al? तो धातु वह धातु जो अम्ल राज में घुलता है वो है Au, सोना। ठीक है, जो वह अम्ल राज में घुल जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? CaCl2, CO2, KCl, HCN? तो याद रखना HCN जो है वो आयनिक यौगिक नहीं है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। हीलियम गैस क्या है? सक्रिय, अक्रिय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों हीलियम गैस जो है वो अक्रिय गैस है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? लोहा, सोना, चांदी, हीरा? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? बताइए, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? आपके पास चार ऑप्शन है, C2H2, C2H4, CH4, C6H6। तो याद रखना बच्चों, बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है। बेंजीन एक प्रकार का चक्रीय सुगंधित यौगिक है। ठीक है, बेंजीन के अणु में परमाणु के एक बूंद लूप जोड़े होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कौन सा आबंध बनते हैं? त्रिआबंध, द्विआबंध, एक आबंध, इनमें से कोई नहीं? तो हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच एक आबंध बनते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। बड़े कम समय में हम लोग 40 प्रश्न को कवर कर दिए। अगला प्रश्न नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है? बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कली चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? बताइए, चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। बी ऑप्शन। ठीक है, कभी कभी इसको ऐसे भी दे देगा CaOH2, इसी को बोलते हैं चूना जल का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग का। अगला प्रश्न बच्चों कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए, CH3CHO, C6H12O6? बच्चों ये तो होगा नहीं, ये तो ग्लूकोज का हो गया। और ये CH3COOH ये सिरका का हो गया। ठीक है, तो आप देखिए कि C12H22O11 ये चीनी का रासायनिक सूत्र है बच्चों। ठीक है, आगे देखिए।
निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक का सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो बच्चों C2H4 यानी कि डी ऑप्शन। C2H4 जो है वो सबसे, इन चारों ऑप्शनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, ठीक है। कार्बन का सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया अगर कील के रूप में पूछे क्रियाशील तो वो चारकोल होता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, ये अपनाया था क्या? परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान अपनाया था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में कौन धातु क्षार नहीं है? मैग्नीशियम, सोडियम और रुबिडियम और लिथियम। तो इन चार ऑप्शनों में मैग्नीशियम जो है वो क्षार धातु नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में कौन हैलोजन का समूह का सदस्य नहीं, सदस्य है नहीं नहीं है। निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? बेरियम, बोरोन, ब्रोमीन, बेरिलियम। तो हैलोजन समूह का सदस्य बच्चों ब्रोमीन है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है? 27, 28, 29, 30। तो बच्चों याद रखना जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत का ऋणात्मक होता है? अधातु, धातु, मिश्र धातु, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन विद्युत का ऋणात्मक होता है? तो बच्चों याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका याद रखना बच्चों, अधातु जो है वो विद्युत का ऋणात्मक होता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के चिपको आंदोलन के क्रम में कौन सा ऐसा जगह है जहां पर महिलाओं ने अपनी जानें गंवा जाने दी थी? पवना, खिजड़ी, रनी, रेनी। बताइए। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा खिजड़ी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है? वनारोपण, बढ़ती मानव जनसंख्या, अधिक हरे पौधे उगाना या जैव विविधता। तो बच्चों याद रखना, जो है अगर पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है तो बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वस्तु का पुनर्चालन, वस्तु का पुनरुपयोग, वस्तु के उपयोग में कमी या इनमें से सभी। पर्यावरण को बचाने का सबसे अच्छा तरीका इनमें से सभी। कहीं ना कहीं अगर सभी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा वातावरण जो है प्रदूषित होने से बचेगा। ठीक है, आगे देखिए। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? यूरेनियम, प्लेटिनम, सिलिकॉन, प्लास्टिक। तो याद रखना बच्चों, सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है? बताइए। चार ऑप्शन दिए हुए हैं और पढ़िए बढ़िया सर, बताइए। निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो बच्चों याद रखना, अगर आप देखिएगा तो मीथेन जो है वो बायोगैस है। और मीथेन का रासायनिक सूत्र की अगर मैं बात करूं तो CH4 होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य के दांत का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? अस्थि, मज्जागुहा, इनेमेल, डेंटाइन। तो मनुष्य के दांत का ऊपरी परत क्या कहलाता है बच्चों? तो दांत का इनेमेल, सी ऑप्शन। और यह शरीर का सबसे कठोर भाग भी है। आगे देखिए, जठर ग्रंथि में पाई जाती है क्या? सॉरी, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? यकृत में, आंख में, अमाशय में, अग्नाशय में। तो बच्चों
HCl अम्ल की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यह जो है हमारे पेट में यानी कि आमाशय में पाई जाती है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत ग्रंथि है, लगभग 1.5 kg की इसका वजन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में कौन सा पाचन वसा में सहायक होता है, कौन सा वसा पाचन में सहायक होता है, लाइपेज, मल्टेज, टाइलिन, लैक्टेज। आई रिपीट अगेन क्वेश्चन, कौन सा वसा के पाचन में सहायक होता है, तो याद रखिएगा बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाइपेज, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लाइपेज जो है पाचन में सहायक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा अगला प्रश्न। पीत का रंग कैसा होता है, पीला, हरा, सफेद, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों पीत का रंग जो है ना, मैं अपने दृष्टिकोण से बताऊं तो पीला भी होता है और हरा भी होता है। ठीक है, पर ज्यादातर आंसर आप लोग पीला ही चूज करना, ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, लेकिन पीला और हरा दोनों होता है। पौधे में श्वसन जो है वो कहाँ से होता है, तना में, पत्तियों में, जड़ में, इनमें से सभी। तो बच्चों पौधे में श्वसन जो है वो पत्तियों से होता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, हरे पौधे रात में किस गैस का निष्कासन करते हैं, बस यही दो ऑप्शन है, और एक बताना। सी ऑप्शन तो कुछ देखो, सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ बच्चों, तो ए और बी, सॉरी N2 दिया हुआ है, नाइट्रोजन तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब यही ऑप्शन देखिए, CO2 और O2। तो बच्चों रात में हम लोग को पास पेड़ के पास सोने के लिए मना किया जाता है, पता है क्यों, क्योंकि वो ना CO2 जो है वो छोड़ने लगता है और O2 जो है वो लेने लगता है। तो इस हिसाब से बच्चों हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CO2 निष्कासन करने लगता है रात में, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है, 2, 4, 36, 38। तो किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है बच्चों, तो वो होता है 2, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सामान्य डायलोस्टिक रक्तदाब कितना होता है बताइए, सम सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है, तो बच्चों याद रखना ये होता है 80 mmHg, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आराम की स्थिति में सामान्य डायलिस्टिक रक्तचाप 80 मिलीमीटर पारा मिमी HG से कम होता है, वहीं सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है, यानी कि सिस्टोलिक रक्तचाप 120 mmHg से कम और डायलिस्टिक रक्तचाप 80 mmHg से कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है, तना में, पत्ती में, फूल में, इनमें से सभी। तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन जो है वो पत्ती में होता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अस्थि क्या है, एक पदार्थ है, एक कोशिका है, एक उत्तक है, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। अस्थि एक प्रकार का क्या है, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। क्या है, संयोजी उत्तक, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं, छाल में, पत्तियों में, कोशिके रिक्त में, इनमें से सभी में। तो पादप में अपशिष्ट रहते हैं बच्चों कोशिके अस्थि में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अगला प्रश्न क्या है हमारा, कि वृक्क के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन, बोमेन संपुट। वृक्क के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं, टेनिन, रेजिन, गोंद, इनमें से सभी। तो पौधे के उत्सर्जी पदार्थ जो है इनमें से सभी हैं, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या है, सेरिब्रल पेंडकल, या डायंसिफ्लोन, या ऑप्टिकल पाली, या सेरिब्रम, बताइए। आई रिपीट अगेन क्वेश्चन, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र कौन होता है मस्तिष्क में, तो बताइए। देखिए अगर मैं बोलूं मानव मस्तिष्क अगर इन चारों ऑप्शन में दिया रहेगा तो प्रमस्तिष्क आपको मारना ऑप्शन में, लेकिन अगर प्रमस्तिष्क नहीं दिया हुआ है जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो इस चारों में कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, तो डायंसिफ्लॉन, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? जलानुवर्तन, रसायनुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। तो बच्चों जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है गुरुत्वानुवर्तन। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है वृषण द्वारा, थायराइड द्वारा, अंडाशय द्वारा, लैंगिक द्वारा। तो बच्चों एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है किसके द्वारा? तो अंडाशय द्वारा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है किसके द्वारा? तो याद रखना बच्चों, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, बता दिया, अंडाशय द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, स्वपरागण निम्न में किस में होता है? बताइए बताइए, स्वपरागण निम्न में किन पौधे में होता है? एक लिंगी, उभयलिंगी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो बच्चों ए और बी दोनों होगा। ठीक है, एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों में होता है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आता है, गर्भाशय में किस भाग में भ्रूण का विकसित होता है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंडोमेट्रियस। एंडोमेट्रियस में भ्रूण विकसित होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? बताइए। लेबिया माइनोरा, परिपक्व पुटक, फैलोपियन नलिका, शुक्रवाहिका। तो बच्चों शुक्रवाहिका जो है वो क्या है? ये केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? हेरोल्ड यूरे को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को, सिडने फॉक्स को। आनुवांशिकता का पिता जो है बच्चों वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मेंडल किस देश में ईसाइयों का एक मठ पादरी था? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। मेंडल किस देश के ईसाइयों में एक मठ के पादरी था? तो ऑस्ट्रिया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें कौन वर्गीकरण का सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? वंश, गण, वर्ग, जगत। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे ऊपरी पायदान पर किंगडम यानी जगत जो है अवस्थित है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है जीवाणु, कवक, शैवाल, ए और बी दोनों। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण कौन है? बताइए। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण कौन है? तो बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण जो है वो आपका हो जाएगा जीवाणु और कवक, ये दोनों। ए ऑप्शन बी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, मांसाहारी जीवों को क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ए और बी दोनों। तो मांसाहारी जीव को तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है? 0.1%, 0.1% या 10% या 100%। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 10%। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों अब आगे जो है वो आपका अब सब्जेक्टिव आ गया है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव बहुत आसान है, कुछ और टेंशन का प्रश्न का नहीं है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। जैसे देखिए पहला प्रश्न क्या है, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? आप ही बताइए, 2 नंबर का क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग रोशनी में प्रकाश का परिकिरण कोहरे और धुएं में कम होती है। समझ रहे हैं ना बच्चों? देखिए पहला नंबर का बता दिए कि रेलवे में सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, लाल रंग की रोशनी कम बिखरती है और ज्यादा दूरी तय करती है। लाल रंग की रोशनी की तीव्रता कम नहीं होती है, लाल रंग चटक रंग होता है और आसानी से दिखाई देता है। लाल रंग खतरे का प्रतीक है, इसका मतलब होता है कि रुकना है और आगे नहीं बढ़ना है। समझ गए हैं? देखिए पहला का कितना आसानी से बता दिया। अब यही देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है,
हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने का क्या कारण है? तो देखिए दूसरा नंबर देखिएगा, हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने का कारण यह है, हीरा उच्च अपवर्तनांक होता है। हीरे में प्रकाश की किरणें का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से हीरे में चमक पैदा होती है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरे में प्रकाश प्रवेश करने पर धीमा हो जाता है और मुड़ता है। जब प्रकाश हीरे के अंदरूनी सतह पर क्रांतिक कोण से ज्यादा पर टकराता है तो बाहर जाने के बजाय हीरा अंदर में परावर्तित हो जाता है। ठीक है, तो 2 नंबर का था, आप आराम से लिख सकते थे। तो हीरे में पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन उसके उच्च अपवर्तनांक के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्या प्रश्न है, फ्यूज के तार के 3 प्रमुख विशेषता लिखें। तो आसानी से आप लिख दीजिएगा, क्या है फ्यूज के तार के 3 विशेषता। सबसे पहले फ्यूज के तार स्वतः संचालित होती है। फ्यूज तार एक स्वतः संचालित उपकरण है जो अत्यधिक विद्युत धारा से जुड़ा होता है। फुट नोट की इसमें जरूरत नहीं होती है, फ्यूज तार फुट नोट की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा हो गया, तीसरा, अत्यधिक विद्युत धारा के लिए उपयुक्त फ्यूज तारा अधिक विद्युत धारा के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, तो फ्यूज की 3 विशेषता 2 नंबर में लिखना है, निम्न गलनांक, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, ऐसे भी आप लिख सकते थे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम को लिखें। तो देखिए इसका क्या लिखिएगा, इसका लिखिएगा दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम। दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम, यदि कोई अपने दाहिना हाथ में विद्युत धारा प्रवाहित चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है तो उंगलियां के चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लिपटी होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका बना सकते हैं, सब बन जाएगा। पवन ऊर्जा के क्या फायदे हैं, ज्वारीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, अगर आप लोग बोलिएगा तो इस पर डीपली मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और क्लास की पीडीएफ अगर आपको लेनी है आंसर के साथ तो आप मुझे मैसेज करते हैं 9523023023 पे मैसेज कर दीजिए। 9523023488 पे मैसेज कर दीजिए, बोलिए कि क्लास 10th के विद्यार्थी है सर, हमें नोट्स चाहिए। तो आपको नोट्स भी दे दिया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, और ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। इससे जो भी क्लास मिलेगी आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत बच्चों।